आम तौर पर जब हम महंगाई, युद्ध या शेयर बाजार के गिरने की बात करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन यही होता है कि आज के नेताओं की नीतियों को दोष दे दें, है ना? बिल्कुल, हम सोचते हैं कि जो सत्ता में है बस वही जिम्मेदार है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर आज दुनिया भर में जो उथल-पुथल हो रही है उसका असली खाका आज नहीं बल्कि 1944 के एक आर्थिक सम्मेलन में खींचा गया हो, या फिर 1904 के किसी ब्रिटिश निबंध में, या फिर, और ये बात सच में हैरान करने वाली है, 7वीं सदी की कुछ धार्मिक मान्यताओं में। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन या थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन असल में ये आज की भू राजनीतिक सच्चाई है। एकदम सही। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का विषय यही चौंकाने वाला मुद्दा है। हम दरअसल टॉम बिलियू के यूट्यूब चैनल पर आए प्रोफेसर जिया के एक बहुत ही मशहूर इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट को डिकोड कर रहे हैं। हाँ, और प्रोफेसर जियांग ने जो अमेरिकी वैश्विक व्यवस्था यानी अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर के पतन की जो तस्वीर पेश की है वो बहुत ही व्यवस्थित है और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी है। बिल्कुल डरावनी है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस भारी भरकम और जटिल जानकारी को विघटित करें, उसे डिकम्पोज करें और उसका सार निकालें। हम ये समझेंगे कि जो बातें हमें किसी दूर देश की राजनीति लगती हैं वह वास्तव में हमारी अपनी अर्थव्यवस्था, हमारी महंगाई और हमारे भविष्य से कैसे गहराई से जुड़ी हुई हैं। और एक बात हमें शुरुआत में ही स्पष्ट कर देनी चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, इस स्रोत सामग्री में कुछ राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील विचारधाराएं शामिल हैं, चाहे वो अमेरिका की आंतरिक राजनीति हो या मध्य पूर्व के धार्मिक विश्वास। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन करना या किसी की आलोचना करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा। हम निष्पक्ष रूप से केवल प्रोफेसर जियांग के विचारों और उनके तर्कों को सामने रख रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी वैश्विक इमारत को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें उस नींव को देखना होगा जिस पर यह पूरा अमेरिकी साम्राज्य टिका हुआ है। और वो नींव है डॉलर। मतलब दुनिया के मौजूदा तनाव को समझने की शुरुआत हमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से करनी होगी, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। अच्छा, वो समय जब यूरोप युद्ध से पूरी तरह तबाह हो चुका था। हाँ, एग्जैक्टली। उस वक्त अमेरिका ने एक नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था बनाई। उन्होंने अमेरिकी डॉलर को दुनिया के रिजर्व करेंसी यानी आरक्षित मुद्रा बना दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होगा। लेकिन डॉलर तो आखिर एक फिएट मुद्रा है ना? मतलब डॉलर के नोट की अपनी कोई असल कीमत तो होती नहीं है, वो बस एक कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल, वो सिर्फ कागज है। इसीलिए दुनिया का भरोसा जीतने के लिए और एक वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए उस वक्त डॉलर को सोने से यानी गोल्ड से जोड़ दिया गया। मतलब कोई भी देश डॉलर देकर सोना ले सकता था। हाँ, तय ये हुआ कि दुनिया का कोई भी देश जब चाहे अपने डॉलर के बदले अमेरिका से एक निश्चित दर पर सोना मांग सकता है। ये एक बहुत ही ठोस गारंटी थी। ये व्यवस्था कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम है कि जब कोई देश अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने लगता है तो उसकी तिजोरी खाली होने लगती है। मतलब अगर अमेरिका दुनिया भर में डॉलर बांट रहा था तो एक समय तो ऐसा आना ही था जब उनके पास डॉलर के बदले देने के लिए पर्याप्त सोना न बचे। और 1960 के दशक के अंत तक आते आते ठीक यही हुआ। अमेरिका वियतनाम युद्ध में बुरी तरह उलझ गया, जिसमें बेतहाशा पैसा खर्च हुआ, बहुत ज्यादा। और इस युद्ध का कोई स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य भी नहीं था। इसके साथ ही अमेरिका के अंदर ग्रेट सोसाइटी जैसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे थे और अंतरिक्ष की दौड़ में भी भारी खर्च हो रहा था। तो वे बिना सोने के डॉलर छाप रहे थे। हाँ, और इस अंधाधुंध छपाई को देखकर यूरोप के देशों को शक होने लगा। फ्रांस ने तो बाकायदा अपना एक जंगी जहाज भेजकर अपने डॉलर के बदले अमेरिका से अपना सोना वापस मांग लिया। बाप रे, जंगी जहाज भेज दिया? हाँ, तो जब अमेरिका का सोना तेजी से खत्म होने लगा तो 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जिसे आज निक्सन शॉक कहा जाता है। उन्होंने डॉलर का सोने से नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी के पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड आ जाए जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, है ना? और जब दुनिया ने पूछा कि भाई इस डॉलर के पीछे अब क्या है, इस बिल का भुगतान कैसे होगा, तो अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत दिखाकर कहा ऐसे होगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। क्योंकि देखिए, जब पैसे के पीछे कोई ठोस संपत्ति जैसे सोना नहीं बची तो उसका मूल्य केवल इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं और उस विश्वास को कायम रखने के लिए कितनी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है।
और उस क्रेडिट कार्ड को चालू रखने के लिए ही निक्सन ने सोने से नाता टूटने के बाद 2 बहुत ही चतुर रणनीतिक कदम उठाए। वो क्या थे? पहला, उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया। शर्त ये थी कि सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका उनके राजशाही परिवार और उनके तेल के कुओं की सैन्य सुरक्षा की गारंटी देगा। और बस यहीं से पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। अब सोचिए, दुनिया के हर देश को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तेल चाहिए और तेल खरीदने के लिए उन्हें डॉलर चाहिए। मतलब डॉलर की एक हमेशा बनी रहने वाली डिमांड पैदा कर दी गई। एग्जैक्टली। एक कृत्रिम लेकिन बेहद मजबूत मांग। और दूसरा कदम था चीन के साथ व्यापारिक समझौता। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। हाँ, चीन अपनी सस्ती लेबर के जरिए सामान बनाने लगा और बदले में उसे डॉलर मिलने लगे। तो तेल और सस्ते चीनी उत्पादों ने अमेरिकी फिएट मुद्रा को एक नया जीवन दे दिया। लेकिन अगर मैं इस बात को ध्यान से देखूं तो डॉलर का पूरा वर्चस्व अब इस बात पर निर्भर हो गया कि अमेरिका दुनिया भर के व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखे, खासतौर पर तेल की आपूर्ति वाले समुद्री रास्तों को। बिल्कुल, अगर तेल की आवाजाही रुकेगी तो डॉलर का सिस्टम ढह जाएगा। तो एक सवाल उठता है, अगर ये सब केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था को चलाने के बारे में है, तो अमेरिका पूरी दुनिया के समंदरों पर इतनी भारी गश्त क्यों लगाता है? मतलब वो हर महासागर में अपने विमान वाहक पोत क्यों तैनात रखता है? इस क्यों का जवाब हमें 20वीं सदी की शुरुआत के एक ब्रिटिश रणनीतिकार से मिलता है। उनका नाम था हेल्फोर्ड मैकिंडर। प्रोफेसर जियांग अपने इंटरव्यू में मैकिंडर के हार्टलैंड सिद्धांत पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा, ये 1904 का वही निबंध जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, 1904 में मैकिंडर ने तर्क दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति था, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा यूरेशिया में किसी एक बड़ी जमीनी शक्ति का उभरना है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का मिला हुआ विशाल भूभाग। सही कहा। और इतिहास में वो जमीनी शक्ति कोई भी हो सकती थी। फ्रांस में नेपोलियन, जर्मनी या फिर रूस। हाँ, रुकिए, क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, जहां परमाणु पनडुब्बियां हैं, साइबर युद्ध है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है, वहां अमेरिकी विदेश नीति एक सदी से भी ज्यादा पुरानी ब्रिटिश थ्योरी पर चल रही है? एक जमीनी शक्ति से समुद्र को इतना क्या खतरा हो सकता है? खतरा तकनीक का नहीं है, बल्कि भूगोल और संसाधनों के नियंत्रण का है। मैकिंडर का तर्क था कि अगर यूरेशिया की कोई एक महान शक्ति पूरे महाद्वीप को एकजुट कर ले, तो वे रेलवे नेटवर्क के जरिए यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीका को एक विशाल जमीनी व्यापार ब्लॉक में जोड़ देंगे। ओह, समझ गया। अगर सारा व्यापार जमीन के रास्ते सुरक्षित ट्रेनों और पाइपलाइनों से होने लगा, तो समुद्री मार्गों की तो कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। बिल्कुल। और चूंकि ब्रिटेन की असली ताकत उसकी रॉयल नेवी में थी, इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि यूरेशिया एकजुट हो। उन्होंने इस भूभाग को बटा हुआ रखने के लिए ही कई युद्ध लड़े। लेकिन ब्रिटेन तो एक छोटा सा द्वीप था, इसलिए उनका समंदर पर निर्भर होना समझ आता है। पर अमेरिका तो खुद एक इतना विशाल भूभाग है। उसने ये द्वीप साम्राज्य या मैरीटाइम एम्पायर वाली रणनीति क्यों अपनाई? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से टूट चुका था, तो उसने दुनिया के समंदरों पर राज करने की ये रणनीति अमेरिका को सौंप दी। अमेरिका ने इसे अपना लिया ताकि कोई भी एक देश यूरेशिया पर हावी न हो सके। और सबसे अहम बात, समुद्री रास्तों से होने वाले पेट्रो डॉलर के व्यापार पर कोई आंच न आए। ये समीकरण हमें सीधे आज के सबसे ज्वलंत भूराजनीतिक मुद्दे पर ले आता है, ईरान। मतलब अगर अमेरिका की बुनियादी रणनीति यूरेशिया को एकजुट होने से रोकने और समुद्री तेल व्यापार पर नियंत्रण रखने की है, तो ईरान इस पूरे शतरंज के खेल में कहाँ खड़ा है? प्रोफेसर जियांग के अनुसार ईरान के साथ चल रहे मौजूदा तनाव का असली कारण उसका परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। सच में? लेकिन हमें तो न्यूज़ में हमेशा यही सुनने को मिलता है। हाँ, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ईरान पहले ही अपने यूरेनियम संवर्धन को शून्य पर लाने के लिए सहमत हो चुका था। तनाव का असली कारण ये है कि अमेरिका उस गठबंधन को बनने से रोकना चाहता है जिसे रूस, चीन, ईरान धुरी कहा जा रहा है। अच्छा, तो अगर ये तीनों देश आर्थिक और सैन्य रूप से मिल गए, तो वे मैकिंडर के उसी हार्टलैंड को एकजुट कर लेंगे जिसका डर अंग्रेजों को था। बिल्कुल, वे अपना खुद का एक स्वतंत्र व्यापारिक ब्लॉक बना लेंगे जो अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के समुद्री नियंत्रण को पूरी तरह दरकिनार कर देगा। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही विशिष्ट रणनीतिक जगह का जिक्र है, खार्ग द्वीप। बताया गया है कि ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात इसी एक छोटे से द्वीप से होता है। हाँ, खार्ग आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस बात को डिकम्पोज करें
तो एक आम नजरिए से देखने पर ऐसा लगता है कि अगर कोई अमेरिकी प्रशासन ईरान पर दबाव बनाना चाहता है तो इस छोटे से द्वीप पर कब्जा करना एक बहुत ही आसान समाधान है। मतलब कुछ नौसैनिक भेजो, द्वीप पर कब्जा करो और ईरान की अर्थव्यवस्था की सांस नली बंद कर दो। ये इतना बड़ा जोखिम क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भूगोल का एक बहुत बड़ा जाल है। जियांग तर्क देते हैं कि पतन की ओर बढ़ते साम्राज्य अक्सर अहंकार और हताशा का शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि जीत बहुत आसान होगी। जैसे इराक या अफगानिस्तान में लगा था। सही कहा। अब अगर आप खार्ग द्वीप के भूगोल को देखें तो ये एक सपाट द्वीप है जो फारस की खाड़ी में स्थित है और इसके ठीक सामने ईरान की मुख्य भूमि पर जाग्रोस पहाड़ों की एक विशाल और दुर्गम श्रृंखला है। अच्छा, तो द्वीप के पास ही पहाड़ हैं। हाँ, और अगर अमेरिकी नौसेना खार्ग द्वीप पर कब्जा करती है तो उनके सैनिक और जहाज उन पहाड़ों की गुफाओं में छिपे ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइलों के सीधे निशाने पर आ जाएंगे। नीचे सपाट जमीन पर मौजूद सेना ऊपर पहाड़ों में छिपे दुश्मन का मुकाबला आसानी से नहीं कर सकती। और इसका मतलब है कि अपनी नौसेना को बचाने के लिए अमेरिका को उन जैग्रोस पहाड़ों को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। एकदम सटीक समझे आप। उन पहाड़ों को साफ करने के लिए आपको लाखों सैनिकों को जमीन पर उतारना पड़ेगा। ये मिशन क्रीप का एक क्लासिक उदाहरण है, जैसे वियतनाम में हुआ था। मतलब बात कुछ नौसैनिकों से शुरू होगी और शुरुआत 3,500 सैन्य सलाहकारों को भेजने से होगी और इस पूरे इलाके को सुरक्षित करने के चक्कर में कुछ ही सालों में 5 लाख अमेरिकी सैनिक वहां फंस जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जो अपनी जीवन रेखा कटने के बाद चुपचाप हार मान लेगा, है ना? अगर उन्हें लगता है कि उनका तेल निर्यात रोका जा रहा है तो वो जवाबी कार्रवाई तो करेंगे। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। ईरानियों ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया है कि अगर उनका तेल बाजार में नहीं जाएगा तो किसी का भी तेल नहीं जाएगा। मतलब वे बाकी देशों के तेल को भी रोक देंगे? हाँ, उनके पास खाड़ी देशों यानी जीसीसी देशों की तेल रिफाइनरियों और जल विद्युत संयंत्रों पर सीधे हमला करने की क्षमता है। अगर सऊदी अरब या यूएई का तेल ढांचा तबाह होता है तो वैश्विक बाजार में रातों रात तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। $200? ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर देगा। बिल्कुल। दुबई जैसे शहर जो सुरक्षित निवेश के केंद्र माने जाते हैं पूरी तरह से अस्थिर हो जाएंगे। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही अप्रत्याशित लेकिन तार्किक संबंध जोड़ता है, अमेरिका का एआई बबल। शुरुआत में सुनकर यह समझ नहीं आता कि मध्य पूर्व में तेल रिफाइनरियों पर हमले का सिलिकॉन वैली के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है। हाँ, ये कनेक्शन प्रोफेसर जियांग ने बहुत खूब समझाया है। बिल्कुल। मतलब अगर हम पैसे के बहाव को देखें तो आज सिलिकॉन वैली में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खरबों डॉलर का निवेश हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं खाड़ी देशों की सॉवरेन वेल्थ फंड से आता है। सही कहा। और अगर उनके अपने देशों में युद्ध छिड़ जाता है, उनके बुनियादी ढांचे पर हमले होने लगते हैं, तो क्या होगा? तो जाहिर है उन्हें अपनी रक्षा के लिए, हथियार खरीदने के लिए और अपने देशों को चलाने के लिए उस भारी नकदी की तुरंत जरूरत पड़ेगी। वे सारा पैसा वापस मांगेंगे। हाँ, और जैसे ही वे सिलिकॉन वैली से अपना पैसा तेजी से बाहर निकालेंगे, अमेरिका का एआई बबल फूट सकता है। ये एक ऐसा भयानक दुष्चक्र है जो न केवल डॉलर के वर्चस्व को खतरे में डालेगा बल्कि अमेरिकी शेयर बाजार को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। ये सब सुनकर मैं सच में हैरान हूं। मेरा मतलब है अगर अर्थशास्त्र का गणित इतना साफ है और जोखिम इतने विनाशकारी हैं, शेयर बाजार का गिरना, डॉलर का खतरे में पड़ना, तेल का $200 तक जाना, तो कोई भी तार्किक नेता ये आत्मघाती कदम क्यों उठाएगा? क्या सत्ता में बैठे लोग गणित भूल गए हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और प्रोफेसर जियांग यहीं पर अपनी चर्चा को सबसे गहरे स्तर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया को केवल अर्थशास्त्र के चश्मे से नहीं समझा जा सकता। तो फिर किस चश्मे से देखें? वे इन घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए 3 अलग-अलग लेंस का इस्तेमाल करते हैं: गेम थ्योरी, ऐतिहासिक पैटर्न और एस्केटोलॉजी। गेम थ्योरी तो समझ में आती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये एक गणितीय मॉडल है जिसमें आप अनुमान लगाते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी क्या चाल चलेगा ताकि आप अपने लिए सबसे बेहतरीन परिणाम सुनिश्चित कर सकें। हाँ, राष्ट्रीय हितों के मामले में देश इसी आधार पर फैसले लेते हैं और ऐतिहासिक पैटर्न हमें बताता है कि पुराने साम्राज्य कैसे ढहे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला लेंस तीसरा है, एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी यानी दुनिया के अंत या प्रलय से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये धार्मिक भविष्यवाणियां भू राजनीतिक विश्लेषण में कहां से आ गईं? स्रोत के अनुसार जियांग मानते हैं कि अमेरिकी नीति निर्माण में इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है।
विशेष रूप से कुछ धार्मिक चरमपंथी गुटों का, जैसे कि क्रिश्चियन जियोनिस्ट। अच्छा, तो उनका क्या मानना है? इन समूहों का मानना है कि अंत समय यानी एंड टाइम्स का एक ईश्वरीय खाका पहले से तय है, और सबसे अहम बात यह है कि वे मानते हैं कि मनुष्य कुछ विशेष घटनाओं को अंजाम देकर उस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं ताकि ईसा मसीह की वापसी जल्दी हो सके। रुकिए, क्या वे सच में जानबूझकर दुनिया के अंत को करीब लाना चाहते हैं? स्रोत इन विशेष घटनाओं के बारे में क्या बताते हैं? इन मान्यताओं में कई शर्तें शामिल हैं, जैसे कि इजराइल का एक राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण, दुनिया भर से यहूदियों का वहां वापस लौटना, और सबसे विवादित यरूशलेम में तीसरे मंदिर का निर्माण। तीसरे मंदिर का निर्माण? लेकिन वहां तो अलग सा मस्जिद है ना? बिल्कुल, और इस मंदिर के निर्माण के लिए माना जाता है कि वर्तमान अल अक्सा मस्जिद का विनाश जरूरी है, और इस सब के अंत में गॉग और मैगॉग का एक भयानक वैश्विक युद्ध होना तय माना जाता है, जहां दुनिया भर की ताकतें उस क्षेत्र पर हमला करेंगी। ये तो सचमुच एक डरावना विचार है। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों से लैस इस दुनिया में नीतियां दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों से प्रेरित हो सकती हैं? जियांग का इस पर क्या कहना है? जियांग का ये तर्क है कि राजनीतिक और सैन्य ढांचे में उच्च पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो जानबूझकर ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो इन भविष्यवाणियों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। लेकिन क्या प्रोफेसर जियांग खुद एक विश्लेषक के तौर पर इन भविष्यवाणियों को सच मानते हैं? नहीं, जियांग इसे बिल्कुल एक अलग और वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। उनका सिद्धांत ये है कि जिसे आज एस्केटोलॉजी या भविष्यवाणियां कहा जाता है, वो असल में खोई हुई ऐतिहासिक यादें हैं। खोई हुई यादें? मतलब जो घटनाएं इतिहास में पहले ही हो चुकी हैं, उन्हें भविष्य का सच माना जा रहा है। ये कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगी? मैं समझाती हूँ। जियांग इसे इतिहास के पन्नों से जोड़ते हैं। 7वीं सदी में बिज़ेंटाइन और फारसी साम्राज्यों के बीच यरूशलेम पर कब्जे के लिए कई दशकों तक भयानक युद्ध हुए थे। दोनों ही महान साम्राज्य लड़ लड़कर पूरी तरह खोखले हो चुके थे। और फिर क्या हुआ? और ठीक उसी समय अरब के रेगिस्तान से इस्लाम का उदय हुआ, जिसने इन दोनों थके हुए साम्राज्यों को आसानी से हरा दिया और एक नया खलीफा तंत्र स्थापित कर दिया। अच्छा, तो उन युद्धों का असर पीढ़ियों तक रहा होगा? बिल्कुल। उस युग में इतिहास को आज की तरह बड़े पैमाने पर लिखा नहीं जाता था, इसलिए उन खौफनाक युद्धों का जो सामूहिक आघात था, वो कहानियों और प्रतीकों के रूप में पीढ़ियों तक आगे बढ़ा। आज सदियों बाद लोग उसी 7वीं सदी के विनाशकारी पैटर्न को एक भविष्यवाणी समझकर वर्तमान में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बाप रे, ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला नजरिया है। हम अनजाने में इतिहास की उसी खूनी चक्र को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन ऐतिहासिक और धार्मिक ताकतों से वापस जमीनी अर्थशास्त्र पर आएं। हाँ, अर्थशास्त्र पर लौटते हैं। मान लीजिए कि इन सब ताकतों के कारण ये अमेरिकी विश्व व्यवस्था सच में अस्थिर हो जाती है और ढह जाती है, तो प्रोफेसर जियांग के अनुसार वो नई दुनिया कैसी दिखेगी? प्रोफेसर जियांग के अनुसार वर्तमान ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का पूरा ढांचा सिर्फ एक ही चीज पर टिका है, और वो है सस्ते तेल की निर्बाध आपूर्ति। युद्ध और समुद्री रास्तों की असुरक्षा के कारण ये सस्ते तेल का युग समाप्त हो जाएगा। और जब तेल महंगा होगा तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक माल भेजना आर्थिक रूप से असंभव हो जाएगा। एकदम सही। जियांग भविष्यवाणी करते हैं कि हम डीग्लोबलाइजेशन के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, और इस युग में 3 बहुत बड़े बदलाव होंगे। वो 3 बदलाव कौन से हैं? पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारी उद्योग और कारखाने बंद होने लगेंगे। लोगों को शहरों से वापस कृषि क्षेत्रों की ओर लौटना पड़ेगा ताकि वे कम से कम अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर हो सकें। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। और दूसरा, राष्ट्रवाद और सैनिकरण का भारी उदय। जब कोई वैश्विक महाशक्ति समुद्री मार्गों की सुरक्षा नहीं करेगी, तो हर देश को अपने व्यापार और अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करनी होगी। और तीसरा बदलाव, जिसे स्रोत मर्केंटिलिज्म कहता है, अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो ये वो स्थिति है जब देश फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार बंद कर देते हैं। वे अपनी सीमाएं सील कर लेते हैं, संसाधनों को जमा करने लगते हैं और आयात पर भारी टैक्स लगा देते हैं ताकि केवल उनके अपने उद्योगों को फायदा हो। हाँ, इसका मतलब है कि दुनिया अलग अलग छोटे स्वदेशी आर्थिक गुटों में बंट जाएगी, और ये हमारी दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल देगा। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें
तो देखिए, आज हमें ये विलासिता हासिल है कि हम पास के सुपरमार्केट में जाते हैं और वहाँ दुनिया के किसी भी कोने से आए फल, चाहे वो चिली की चेरी हो या मेक्सिको के एवोकाडोस, आसानी से खरीद लेते हैं। बिल्कुल, और ये सब सस्ते तेल के कारण ही मुमकिन है। हाँ, सस्ते तेल ने इन फलों को जहाज़ों में लादकर हमारे घरों तक पहुंचाना संभव बनाया है। लेकिन अगर डी ग्लोबलाइजेशन होता है और मर्केंटिलिज्म आता है तो सुपरमार्केट की ये अलमारियां खाली हो सकती हैं। हमें केवल वही खाना पड़ेगा जो हमारे 50 मील के दायरे में उगता है। ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन यथार्थवादी तस्वीर है। तो मेरा सवाल यह है कि इस नई और बंटी हुई दुनिया में कौन सा देश टिक पाएगा और कौन सा नहीं? इस पर जियांग का विश्लेषण बहुत दिलचस्प है। उन्हें लगता है कि इस नई व्यवस्था में चीन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। चीन? लेकिन चीन तो इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसे तो अगली सुपर पावर माना जाता है। वो क्यों संघर्ष करेगा? क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था का पूरा मॉडल निर्यात पर यानी एक्सपोर्ट्स पर टिका है। उन्होंने दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए अपनी पूरी व्यवस्था डिजाइन की है। उन्हें ऊर्जा के लिए सस्ता तेल चाहिए और अपना माल बेचने के लिए अमेरिका और यूरोप का खुला बाजार। तो अगर समुंदर बंद हो गए और दुनिया गुटों में बट गई तो चीन के कारखानों में बना माल बाहर नहीं ला पाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास घरेलू खरीदार नहीं है। चीन के आम नागरिकों के पास इतना पैसा और आत्मविश्वास नहीं है कि वे अपनी ही अर्थव्यवस्था को खपत यानी कंजम्पशन के दम पर चला सकें। इसलिए एक बंद दुनिया में चीन का ये मॉडल बुरी तरह ढह सकता है। तो फिर इस नई दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में कौन होगा? कोई तो देश होगा जो इसे सरवाइव कर लेगा। जियांग के अनुसार जापान इस नए युग में ढलने का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। जापान? लेकिन आज तो जापान एक बूढ़ी होती आबादी और स्थिर अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। हाँ, वो सच है, लेकिन जियांग जापान के इतिहास की ओर इशारा करते हैं। जब भी जापान पर कोई अस्तित्व का संकट आया है तो वे एक अद्भुत सामाजिक एकजुटता दिखाते हैं। 19वीं सदी की मेजी पुनर्स्थापना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पश्चिमी ताकतों ने जापान को व्यापार के लिए मजबूर किया था। एग्जैक्टली। तब जापान ने रातों रात अपनी सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और कुछ ही दशकों में खुद को एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति में बदल लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की भारी तबाही के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तो जियांग का मानना है कि उनका इतिहास उन्हें बचाएगा। हाँ, उनका मानना है कि जरूरत पड़ने पर जापान की पुरानी पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए स्वेच्छा से भारी बलिदान देने को तैयार हो जाएगी। ये सामाजिक एकजुटता ही उन्हें इस नए डी ग्लोबलाइज्ड युग में बचाएगी। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे 1944 के ब्रेटन वुड्स ने एक ऐसी मुद्रा व्यवस्था बनाई जो अंततः सैन्य ताकत पर निर्भर हो गई। हाँ, और हमने मैकिन्डे-ब्यो सिद्धांत को भी समझा जो ये बताता है कि क्यों समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाली शक्ति हमेशा जमीन पर किसी भी गठजोड़ से डरती है। बिल्कुल, और यही डर आज मध्य पूर्व और खास तौर पर ईरान के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। हमने ये भी समझा कि कैसे खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का कोई भी आसान लगने वाला जुआ असल में भूगोल और हथियारों का एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लगा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये देखा कि कैसे ये बड़े भू राजनीतिक फैसले अक्सर तार्किक अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि पुराने ऐतिहासिक आघातों और धार्मिक भविष्यवाणियों से प्रेरित हो सकते हैं। सहीगा? जब मध्य पूर्व में मिसाइलें चलती हैं तो उसका असर केवल वहां के देशों पर नहीं पड़ता। ये वैश्विक तेल की कीमतों को तय करता है, सप्लाई चेन को तोड़ता है और यहां तक कि उस एआई तकनीक के भविष्य को भी खतरे में डाल देता है जिस पर आज की पूरी दुनिया दांव लगा रही है। तो ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोताओं को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब केवल दूर देशों की कोई बौद्धिक चर्चा नहीं है। जब हम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं या जब हम किराने का सामान खरीदते हैं तो हम वास्तव में इन बड़ी वैश्विक ताकतों, इस पतनशील व्यवस्था का सीधा असर अपनी जेब पर महसूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। प्रोफेसर जियांग ने कहा था कि दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां या एस्केटोलॉजी वास्तव में हमारी भूली हुई ऐतिहासिक यादें हैं। हाँ, 7वीं सदी के वो भयंकर युद्ध। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम 21वीं सदी के इन आधुनिक ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक मिसाइलों के साथ अनजाने में 7वीं सदी की उसी खून खराबे वाली कहानी को फिर से जी रहे हैं?
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपना इतिहास भूल गए हैं? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी सबसे बड़ी तकनीकी तरक्की भी हमें हमारे ही पुराने विनाशकारी पैटर्न दोहराने से नहीं रोक सकती? अब अगली बार जब आप दुनिया की कोई बड़ी खबर सुने तो इस नजरिए से जरूर सोचिएगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।